हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के नोट्स नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाइएगा और इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ, क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। आज का टारगेट डिस्कस कर लेते हैं रोज की तरह। आज का टारगेट है 200 लाइक का। दोस्तों, आप लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। यानी हिमालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 सितंबर को। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस की शुरुआत की गई थी आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को। और दोस्तों, ये शुरुआत की गई थी उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा। दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है कि हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जा सके और उसका संदेश लोगों तक फैलाया जा सके। यानी दोस्तों, जो हिमालय दिवस है ये उत्तराखंड सरकार की देन है और इसकी शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हरीश रावत। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमालय दिवस से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हिमालय की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हिमालय भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, हिमालय जो है वो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन में फैला हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों हिमालय के हिस्सों की, यानी कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है दोस्तों शिवालिक। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय की। तो यह हिमालय का सबसे उत्तर श्रेणी है। दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तर में स्थित है। और दोस्तों, जो हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं या कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बृहत हिमालय की। तो इसको दोस्तों महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर और इसकी जो एवरेज हाइट है दोस्तों वो है 6000 मीटर। कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट हैं बृहत हिमालय से रिलेटेड। तो इसमें 40 से अधिक चोटियां हैं और दोस्तों ये 7000 मीटर से ऊंची हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन सी चोटियां हैं जो बृहत हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो उनमें है एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम सभी को पता है कितनी है? 8848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस देश में है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये नेपाल में है और हिमालय का ही हिस्सा है। दोस्तों, अगली चोटी है नंदा देवी, जो कि बृहत हिमालय के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई है 7818 मीटर। इसके बाद आता है नंगा पर्वत। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। फिर है दोस्तों गोसाई थान। गोसाई थान की ऊंचाई है 8013 मीटर। ये बृहत हिमालय के अंतर्गत ही आता है। फिर इसके बाद है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। दोस्तों, फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। दोस्तों, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम स्टेट में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम स्टेट में है। तो याद रखिएगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम भारत में POK को भी मिला दें तो फिर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो हो जाती है K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन। फिर दोस्तों मकालू जो है ये भी एक प्रकार की चोटी है।
इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। तो ये भी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। दोस्तों अभी जितनी भी चोटियाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सभी बृहद हिमालय का ही हिस्सा हैं। फिर है दोस्तों अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। मनसालू, इसकी ऊंचाई है 8,156 मीटर। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,172 मीटर। बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,138 मीटर। नीलकंठ की ऊंचाई है 7,033 मीटर। तो दोस्तों ये हैं महत्वपूर्ण चोटियाँ किसकी, बृहद हिमालय की। तो आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि एवरेस्ट हिमालय के किस भाग का हिस्सा है या नंदा देवी हिमालय के किस भाग का हिस्सा है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बृहद हिमालय के अंतर्गत ही गंगा, यमुना और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम होता है। दोस्तों बृहद हिमालय के अंतर्गत अनेक दर्रे भी शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का बुर्जिला, जोजिला और हिमाचल प्रदेश का सीपी किला और उत्तराखंड का लिपुलेख और सिक्किम का नाथुला दर्रा शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मध्य हिमालय की। तो दोस्तों मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई है लगभग दोस्तों 1000 से लेकर के 3000 मीटर तक। इसकी अधिकतम ऊंचाई है 4500 मीटर। दोस्तों इसके अंतर्गत गुलमर्ग, सोनमर्ग और खिलमर्ग, टनमर्ग आदि घास के मैदान आते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य हिमालय के अंतर्गत गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलमर्ग, टनमर्ग ये सभी घास के मैदान आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों की या हिमालय के शिवालिक भाग की। तो इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। इसमें जम्मू की पहाड़ियाँ, नेपाल में डांग डंडवा और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी और अभोर आदि पहाड़ियाँ आती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है हिमालय पर्वत को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा आप। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक नियुक्त किया है। तो दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम की घोषणा भी की है और इसके अलावा मेंटर भी नियुक्त किया है। तो दोस्तों 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने मेंटर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिससे हम बीसीसीआई बोलते हैं, तो इसने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का अभी हाल ही में ऐलान किया है। इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर के रूप में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी जोड़ा है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का नाम टीम इंडिया से जुड़ जाने के बाद बहुत ही अच्छी खबर आई है टीम इंडिया के साथ, क्योंकि जो उनका अनुभव है वो टीम इंडिया को जरूर मिलेगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों मेंटर का मतलब होता है मार्गदर्शक। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए अंतिम मैच उन्होंने खेला था 2019 में और विश्व कप के सेमीफाइनल में। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की। तो यह कब से कब तक होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका आयोजन होगा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक। अब ये कहाँ होने वाला है, तो इसकी जो होस्ट देश हैं वो हैं UAE और ओमान। कौन है दोस्तों, UAE और ओमान इसके होस्ट देश हैं। और वर्तमान में चैंपियन कौन है ICC T20 वर्ल्ड कप का, तो वो है वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है और भारत ने दोस्तों 1 बार जीता है 2007 में पाकिस्तान को हरा करके। दोस्तों इसका पहला संस्करण यानी ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 से। दोस्तों इसका आयोजन कौन करवाता है ICC T20 वर्ल्ड कप का, तो इसका आयोजन करवाया जाता है ICC के द्वारा यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो ICC का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई कहाँ है दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसके चेयरमैन कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके चेयरमैन है ग्रेग वार्गले। कौन है दोस्तों, ग्रेग वार्गले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दोस्तों बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में दर्जा दिया है अभी हाल ही में अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर नाम के देश ने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में दर्जा दिया है। दोस्तों सेंट्रल अमेरिका का देश है कौन, अल सल्वाडोर। तो उसने 7 सितंबर को बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है।
दोस्तों इस देश के राष्ट्रपति कौन है? नायब बुकले। तो इनकी सरकार ने बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम उठाया है। दोस्तों जब से इसे लेकर यानी कि जो बिटकॉइन है उसे लेकर के जनता में अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कोई जोखिम उठाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे हालातों में इस देश ने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी का दर्जा दिया है। दोस्तों बुकेले की सरकार का दावा है कि इस कदम से कई देशवासियों की पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच बनेगी। यानी उनका कहना है, यानी उस देश की सरकार का कहना है कि जो देशवासी होंगे उनका बैंक से आना जाना हो जाएगा, यानी बैंक से उनका संपर्क हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अल सल्वाडोर की। तो इसकी जो कैपिटल है वो है सान सल्वाडोर। दोस्तों अल सल्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्या है? सान सल्वाडोर। और यह मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। दोस्तों इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। और इसके पड़ोसी देश हैं वो हैं ग्वाटेमाला और हांडुरास। कौन है दोस्तों? ग्वाटेमाला और हांडुरास। और इसकी एक सीमा प्रशांत महासागर से भी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है क्रिप्टो करेंसी की, यानी बिटकॉइन की। तो यह क्या होती है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य तो होता है लेकिन इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है। यह सिर्फ डिजिटल रूप में होता है जिससे ऑनलाइन ही लेन देन किया जाता है। यानी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। उसके द्वारा केवल डिजिटल रूप से लेन देन किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में दुबई के द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है भारत के गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को। किसे दोस्तों? जीव मिल्खा सिंह को। तो जीव मिल्खा सिंह को 10 साल का दुबई गोल्डन वीज़ा मिल चुका है और ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर हैं। यानी दोस्तों अब तक किसी भी गोल्फर को गोल्डन वीज़ा नहीं दिया गया है दुबई के द्वारा। तो दोस्तों जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो यह मिल्खा सिंह के बेटे हैं, यानी जो फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह उनके बेटे हैं। कौन? जीव मिल्खा सिंह। दोस्तों भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत के संजय दत्त, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा को भी गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। दोस्तों यह एक विशेष प्रकार का वीज़ा है जो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों इसमें कोई भी व्यक्ति जिसको यह गोल्डन वीज़ा दिया जाता है वह 10 साल तक यूएई में बिना रोक टोक के आसानी से रह सकता है और अपना कारोबार कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता नाम की एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। तो दोस्तों क्या है ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम? तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत खट्टर सरकार यानी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। यानी जो पेड़ 75 साल से ऊपर हैं उन पेड़ों को पेंशन दी जाएगी। इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 25 रुपये पेंशन देने का फैसला लिया गया है। यानी जो भी व्यक्ति इन पेड़ों की देखभाल करेगा उन्हें 2500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा सालाना। दोस्तों इस स्कीम से पुराने किसानों, भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई जा सकेगी। यानी जो पुराने किसान हैं वही करेंगे इन पेड़ों की देखभाल और जो भूमिहीन मजदूर हैं वह भी इन पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यानी इन पेड़ों को जब बचाया जाएगा तो जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा और जो हवा की गुणवत्ता है उसको भी मेंटेन किया जा सकेगा। चलिए फ्रेंड्स आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। तीसरा प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों जो वेटिकन सिटी है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा शहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो दोस्तों पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसकी राजधानी थे सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम आईसीसी बोलते हैं, तो इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? दूसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी जो आने वाला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 है, इसका आयोजन किस देश में किया जाना है? तो उनका नाम भी आपको बताना है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत के किन किन लोगों को गोल्डन वीजा प्रदान किया जा चुका है? तो दोस्तों गोल्डन वीजा किन किन लोगों को दिया जा चुका है, उनके नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ आपको राजा गुप्ता की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, यानी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। दोस्तों अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑडियो कोर्स, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको बहुत ही कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।